नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। गुना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली बारिश में ही निगम की पोल खुल गई है। जिला अस्पताल में बारिश का पानी भर गया। मेडिकल वार्ड और सर्जिकल वार्ड भी जलमग्न हो गए हैं। पानी से बचने के लिए बिस्तर पर मरीज लेटे हुए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अस्पताल में तकनीकी खामियां नजर आती हैं। कर्मचारी अस्पताल से पानी निकाल रखे गए। जिला अस्पताल का यह मामला है। ये तस्वीरें आप देखिए। अभी तक आपने जल में समाये हुए रेस्टोरेंट देखे होंगे, अभी तक आपने जल में टी टेबल देखे होंगे, लेकिन जल में मरीजों का पलंग भी देख लीजिए और देख लीजिए सच्चाइयों को कि आखिर आपके पैसे का किस तरह से इस्तेमाल न करके और यहां पर इस तरह की गलतियां की जाती हैं। गलतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आखिर कहां परेशानी गई, कहां खामी रही जो इस अस्पताल में पानी भर गया? दीपेश, ये काफी बड़ा एक मामला है। बारिश की पहली बारिश ने ही पूरे अस्पताल की पोल खोल के रख दी है, व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। बारिश का पानी गिरा, बारिश हुई, अस्पताल में पानी घिर गया, अस्पताल जलमग्न हो गया। तो निश्चित रूप से काफी बड़ी खामी है, तकनीकी खामियां हैं और इन खामियों को उजागर अक्सर ऐसे ही मामले करते हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर जो यहाँ पर लगातार मेंटेनेंस का काम किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं उस पर, उन सभी की पोल यहाँ पर खुल गई है। विकास, सवाल ये है कि क्या आसपास कोई नदी, नाले, तालाब, बावड़ी है, उससे ये पानी अस्पताल के अंदर भरा है, या फिर अस्पताल में ही व्यवस्थाएं न होने की वजह से पानी भरा है, या छत से टपकता हुआ पानी है जो इस तादाद में भर गया? दीपेश, यहाँ पर अगर हम नदी या नाले या कोई बावड़ी की ऐसी बात करें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ पर स्रोत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखा जा सकता है तो ड्रेनेज सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि ड्रेनेज सिस्टम ही बहुत बड़ी खामियों के साथ यहाँ पर बना हुआ है, जो सही तरीके से संचालित नहीं होता। कुछ समय पहले नगर पालिका ने भी ऐसा दावा किया था कि बारिश शुरू होने से पहले 80% जिले का जो नगरीय क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम उसे साफ कर दिया गया है और किसी भी प्रकार की बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ही जब ऐसा है, शुरुआती दौर में ही जो पहली बारिश हुई उसमें ही यहाँ अस्पताल जलमग्न हो गया, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर है। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं अब जिला अस्पताल के अंदर इस तरीके से पानी भरना, मरीजों को समस्या खड़ी होना, तो जिला अस्पताल प्रबंधन की काफी बड़ी यहाँ पर लापरवाही यहाँ पर नजर आती है। विकास, एक और सवाल ये भी है कि हर वर्ष इस तरह की स्थिति होती है या फिर इसी साल कोई सुधार हुआ होगा, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम खराब हुआ है? जैसे हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं दीपेश, हर साल ऐसा देखने मिलता है, हर साल ये बातें, हर साल ये समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिरकार क्यों नहीं सुधारा जाता? आखिरकार क्यों टेक्निकल जो समस्या है, प्रॉब्लम्स, उनको दूर क्यों नहीं किया जाता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि होना चाहिए था कि यहाँ पे जो मूल है, स्ट्रक्चर है, जो उस स्ट्रक्चर में सुधार किया जाना चाहिए था, क्योंकि आप मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, पर्दे से लेके रंग रोगन, दीवारों का सब चीजें करते हैं, लेकिन जो मूल सुविधा है, मूल जो एक परेशानियां हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और जिला अस्पताल को उस परेशानियों को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानियां जब विकराल रूप लेती हैं तो हम फिर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। विकास, वाकई में एक बड़ी समस्या है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है और जब अब अस्पताल में जिन बेड पर मरीज लेटे हुए हैं उनके बेड के नीचे अगर इस तरह से पानी भरा है तो फिर पानी भरे साफ कर लिया गया होगा, लेकिन उसके बाद अब जो बीमारियां उत्पन्न होगी उससे भी 2-4 गुना एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर छतरपुर से। शिक्षक पर जानलेवा हमला हुआ है। मामूली विवाद में स्कूल के ड्राइवर ने शिक्षक पर हमला कर दिया है। बातचीत के दौरान कुर्सी से हमला किया है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नौगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर मामूली विवाद में शिक्षक पर जानलेवा हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों को देखकर समझिए कि किस तरह से छोटा सा विवाद इतना बड़ा बनता चला जाता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मामूली सी बात थी, मामूली सी बात पर बातचीत चल रही थी और बातचीत में विवाद इस कदर बढ़ गया कि यहां पर शिक्षक पर कुर्सी से हमला कर दिया गया। तो नौगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर मामूली विवाद में स्कूल के ड्राइवर ने शिक्षक पर हमला कर दिया है और कुर्सी से हमला किया है। देखिए आप तस्वीरों को, किस तरह से लात मारकर कुर्सी से हमला यहां पर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बातचीत चल रही थी। बातचीत के बाद यह विवाद और आगे बढ़ता चला गया और उसके बाद यह हमला किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, किस बात को लेकर यह विवाद हुआ था? मामला मैं बता दूं, जो पूरा मामला ये नौगांव के नवोदय विद्यालय का मामला है, जहां पर जो एक शिक्षक और ड्राइवर के बीच में विवाद हुआ है। शिक्षक का ये कहना था कि कई महीनों से जो है जो ड्राइवर है उसके उनके परिवार को लगातार परेशान कर रहा था। इसी बात को लेकर जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने अपने चैम्बर में उनको बुलाया और दोनों को समझाइश की दे रहे थे कि जो मामूली विवाद है उसको खत्म करें। लेकिन उसी मामूली विवाद के चलते अचानक से ही जो ड्राइवर था उसने कुर्सी उठाई और उसको जो शिक्षक था उसके ऊपर फेंक के मार दी। हालांकि जो शिक्षक उसको मामूली चोटें आई है, लेकिन उस समय जो बेहोश हो गया था उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया था। वहीं पुलिस में जो शिक्षक ने शिकायत दी, उसी के आधार पर पुलिस ने जो आरोपी ड्राइवर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जो आरोपी जो ड्राइवर था उसका शिवपुरी के लिए जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में लग गई है। जी नहीं, अब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया? जी, अभी ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी पुलिस के पास में पहुंचा और पूरी जांच के बाद जो आवेदन दिया, हालांकि एफआईआर कर ली गई है। उसके बाद जो ड्राइवर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है सुनील कि आखिर इस छोटे से विवाद में ऐसा क्या हुआ, इतना तैश आखिर क्यों आ गया जो इस तरह से कुर्सी खींच करके मार दी गई? दूसरी चीज ये कि अगर स्कूल के परिसर में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और शिक्षक पर अगर हमले होते रहेंगे तो फिर विद्यार्थी क्या सीखेंगे? इसको लेकर कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये विवाद हुआ है, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस तरीके से वह जो समाज में चीजें देखते हैं और जब स्कूल में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो बिल्कुल जो बच्चे हैं उनको प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि जो बिल्कुल जो कई महीनों से शिक्षक का कहना था जो ड्राइवर है लगातार परेशान कर रहा था और उसके पत्नी और उसके जो 2 बच्चियां हैं वो घर में रहती है, तो उसके जो एक पुत्र है जो आरोपी ड्राइवर है और खुद ड्राइवर कई बार जो है उनके परिवार के साथ में गाली गलौज कर चुका है। इसकी कई बार उन्होंने शिकायत भी जो अपने वहाँ प्रिंसिपल है उनको वहाँ पर दी थी, लेकिन उस तरह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अभी जब समझाइश के दौरान एकदम से जो अचानक से उसको तैस आ गया और उसने कुर्सी उठा के मार दी। हालांकि गंभीर हादसा भी घट सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उनको गंभीर चोटें नहीं आई हैं। जी बिल्कुल। अब तस्वीरें एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि तस्वीर आपने देखी कि पहले तो कुर्सी खींच करके मार दिया गया और उसके बाद फिर जब ये जो शिक्षक बेहोश हो गए तो फिर खुद जाकर पानी की बोतल भी लेकर आया और उन्हें चींटे देकर वापस होश में लाने की कोशिश भी करता हुआ नजर आया। देखिए, पहले तो ये कुर्सी से मारा गया और जब जो शिक्षक हैं वो गिर पड़े तो दूसरे जो अन्य साथी थे, प्रिंसिपल थे, वो उन्हें उठाने के लिए आए, उन्हें उठाया गया। तब तक महाशय जाकर वापस कुर्सी पर बैठ गए थे। गुस्सा बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर शायद उन्हें घबराहट हुई, उन्हें लगा कि कुछ गलत ना हो जाए, तो फिर ये देखिए कुर्सी से वो उठते हैं और उठने के बाद गायब हो जाते हैं और फिर आपको वो नजर आएंगे उस पीछे वाले गेट से वापस आते हुए और किस तरह से गेट से आने के बाद वो पानी की बोतल लेकर आएंगे और फिर पानी छीटेंगे ताकि होश में आ जाए। ये देखिए, ये कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन पहले जो किया सवाल तो उसी पर उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर भिंड से, जहां पर लोडिंग गाड़ी में अचानक आग लग गई। सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताई जा रही है। दंदरौआ मंदिर के पास की घटना है, जहां पर लोडिंग वाहन में अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से लोडिंग वाहन में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरह से धू कर ये लोडिंग वाहन जला और इसमें रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। अचानक आग लगना बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। नुकसान इसमें सामान का बहुत ज्यादा हुआ है। एक अच्छी बात ये रही कि जनहानि इसमें नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी की आज बड़ी वर्चुअल रैली आयोजित होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रैली को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली के जरिए 3 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। घर घर तक मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का लक्ष्य है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस मामले को लेकर जानकारी दी है। तो बड़ी वर्चुअल रैली आज छत्तीसगढ़ में आयोजित की जा रही है और इस वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद उपलब्धियां बताई जाएंगी। यानी कि अब तक मोदी सरकार ने जिन बड़े फैसलों को लिया है और मोदी सरकार की जो बड़ी नीतियां हैं
मोदी सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उन्हें जनधन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़ने की जानकारी देगा। तो चलिए चर्चा करते हैं और ज्यादा जानकारी जुटा लेते हैं कि आखिर किस तरह से ये वर्चुअल रैली रहने वाली है। रायपुर से हमारे सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भोपाल से हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ममता, आपके पास आऊं उससे पहले मैं शरद से जानकारी ले लेता हूं। शरद, भोपाल में क्या तैयारियां हैं? चूंकि आज शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को संबोधित करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं? कितने बजे यह संबोधन होने वाला है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ की जो वर्चुअल रैली है वो है, लिहाजा तैयारियां छत्तीसगढ़ में ज़्यादा हो रही होंगी। मध्य प्रदेश में अगर यहाँ की बात करें तो तकनीकी तौर पर ज़रूर तैयारी की गई है बीजेपी की जो आईटी सेल है उसकी ओर से, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 12:30 बजे इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की वर्चुअल रैली है। देखिए, बीजेपी ने यह तय किया है कि मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर जितनी उनकी उपलब्धियां हैं उन सबको बड़े बड़े नेता अलग अलग जगहों पर जाकर गिनाएंगे। मध्य प्रदेश में अब तक जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इन दो की वर्चुअल रैलियां हो चुकी हैं। इसी तरीके में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो आज छत्तीसगढ़ की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और ये रैली दोपहर 12:30 बजे के करीब में होगी और इसको लेकर बीजेपी की जो आईटी सेल है उसने तैयारियां की हैं। तकनीकी तौर पर ये रैली अहम मानी जा रही है। न केवल ये, बल्कि जितनी भी वर्चुअल बीजेपी की रैलियां हो रही हैं वो बिल्कुल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शिवराज सिंह चौहान को भी एक बड़ी जिम्मेदारी अब इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी और लगातार इस तरह की जिम्मेदारियां उन्हें दी जा रही है। खैर, साथ में रखें शरद, ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता से कई बार हमने तैयारियों को लेकर चर्चा भी की है, लेकिन ममता, इससे इतर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग के संचार के लिहाज से यह रैली कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, जिस तरह से विष्णुदेव साय कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस समय मौजूद थे, और अगर कहा जाए तो कम ही ऐसा होता है कि इतने बड़े नेता जो है एक साथ आए सामने। तो इस वर्चुअल रैली को लेकर उनका कहना था कि करीबन 3 लाख कार्यकर्ता यहाँ से जोड़े जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही और जन सामान्य को मिलाकर 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है उसको लेकर जो उनका ऐसा कहना है कि जो उपलब्धियां नहीं है वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन उसके साथ ही एक चीज और है कि कार्यकर्ताओं से सीधा इंटरेक्शन भी होगा। करीबन 1 महीने से बीजेपी ये वर्चुअल रैली कर रही है और विष्णुदेव साय का कहना है कि इससे आपस में, चूंकि कोविड-19 के चलते लोग नहीं मिल पा रहे थे, संगठन के लोग भी आपस में नहीं मिल पा रहे थे, तो एक आपस में इससे जुड़ाव हुआ है और इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। संगठन जो है वो भी मजबूत होता है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विपक्ष में है, तो उनका कहना है कि इससे कम से कम इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जुड़ते हैं, हालांकि अभी ये है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर ये जो रैली है वो की जा रही है, वर्चुअल रैली की जा रही है, लेकिन उसी के बहाने ये भी है कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, सदस्यता बनाई जाए, ये भी एक वो है लक्ष्य है। और इसके साथ ही उनको और बहुत सारे रणनीतियां भी यहाँ पर बताई जाएंगी, टास्क भी दिए जाएंगे कि क्या करना है। रणनीतियों पर अब इस वर्चुअल रैली के जरिए चर्चा होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में चीन पर घमासान लगातार जारी है। आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का जंबो प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। कमलनाथ का पुतला बीजेपी के कार्यकर्ता जलाने वाले हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन को फायदा पहुंचाने का आरोप कमलनाथ पर लगाया गया। बीजेपी इलेक्शन में इसे मुद्दा बनाएगी, साथ ही साथ इस मामले को भी भुनाया जाएगा और उसका कहीं ना कहीं जिक्र वीडी शर्मा ने किया है कि भांजे रातुलपुरी के मसले पर कमलनाथ आखिर चुप क्यों। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जा सकते हैं। दोपहर बाद दिल्ली जाने का संभावित कार्यक्रम उनका तय है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी नेताओं के साथ वो मंथन करेंगे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संभावित नामों को लेकर प्रदेश स्तरीय सहमति बनने के बाद अब पुरानी टीम के साथ साथ नए चेहरों को मिलाने को लेकर
जो चर्चाएं हैं वो अंतिम नजर आ रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अंतिम सूची तैयार की गई है उस पर अंतिम मोहर लगवाने के लिए दिल्ली शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। उपचुनाव से पहले कमलनाथ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। 3 जुलाई को दौरों की शुरुआत होगी। पहला दौरा बदनावर का ही रहेगा। बदनावर के उपचुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक का करेंगे। जनसंपर्क के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। जुलाई में सभी 24 सीटों पर कमलनाथ के पहुंचने का प्लान तय है। इतना ही नहीं, सिंधिया के इलाके में भी कमलनाथ पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरों पर बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का बयान सामने आया। कमलनाथ को जवाब जनता को देना होगा। चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का कारण बताना होगा। किसान कर्ज माफी पर भी उन्हें सफाई पेश करनी होगी। मीडिया से सुना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं 24 विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं दौरे पर निकलने वाले हैं। हर विधानसभा जाने वाले हैं, सभा करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक करने वाले हैं। तो जवाब भी देना होगा, बताना होगा कि आपने आर्थिक गद्दारी इस देश के साथ में क्यों की, छोटे कारीगरों के साथ में आपने द्रोह क्यों किया, आपने उसके धंधे पर लात क्यों मारी, आपने उसके पेट पर पत्थर क्यों बांधा। आपको बताना होगा कि आपने चीन से आने वाले सामानों पर कर क्यों कम किया और इस देश के, इस मध्य प्रदेश के छोटे कामगारों को, कारीगरों को मारने का काम क्यों किया, छोटे व्यवसायियों पर कुठाराघात क्यों किया। आपको जवाब देना होगा किसानों को धोखाधड़ी का, ठगी का आपको जवाब देना होगा। महिलाओं के साथ में जो आपने कल्याणकारी योजनाएं बंद की, युवाओं का जो ढोल चलाने बैंडबाजी बजाने का आप केवल लुभावना वादा देते रहे, न बेरोजगारी भत्ता दिया, न रोजगार दिया। उपचुनाव से पहले कमलनाथ विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। 3 जुलाई को दौरों की शुरुआत होगी। पहला दौरा बदनावर का होगा। तो आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसी मामले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5,28,859 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मामलों में इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 19,906 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 410 लोगों की जान चली गई है। देश भर में 3,09,713 मरीज इलाज के बाद ठीक जरूर हुए हैं, लेकिन देश भर में 2,03,051 एक्टिव कोरोना के केस अभी भी हैं। देश में अभी तक कोरोना से 16,095 मरीजों की मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना के मामले 1 करोड़ के पार है। दुनिया में कोरोना के कुल मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रीति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, लगातार दुनिया और देश की जो स्थिति है उसको लेकर क्या और कोई नई गाइडलाइंस, नए रोडमैप तैयार किए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर आज हम कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो 5,28,000 के लगभग जो आंकड़े हैं वो हैं, लेकिन अगर 24 घंटे में, अभी जो पिछले 24 घंटे में 410 मौतें हुई हैं जो सबसे ज़्यादा है, और पिछले 24 घंटे में 19,600 के लगभग केसेस हुए हैं जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। अभी तक जो केसेस हो रहे थे वो 17-18 हज़ार के आ रहे थे, स्टार्टिंग में कम हो रहे थे, लेकिन कल जो केस हैं वो 19,600 रिकॉर्ड किए गए। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और इसके साथ साथ ये जो केसेस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये है कि कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें रिकवरी रेट जो है वो हमारे देश का बढ़ता जा रहा है। 58.13 पॉइंट हमारे देश का रिकवरी रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा है।
जो एक्टिव केसेस हैं वो लगभग 2,95,000 है और जो रिकवरी हुए हैं वो 3 लाख के बिल्कुल, तो लमसम हुए, रिकवरी रेट कहीं ना 3,95,000 कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही देश के लिए एक अच्छी खबर है, सकारात्मक का खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए। और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से गिरफ्तारी होना बताया जा रहा है। डीआईजी हरि नारायण चारे मिश्र ने इस बात की पुष्टि की है। पिछले दिनों जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने उसे गुजरात से गिरफ्तार किया था। भाई महेंद्र सोनी के गिरफ्तार होने के 4 दिनों में पुलिस ने गुजरात से जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें गुजरात में डेरा डाले हुए थी और आज शाम 4 बजे इंदौर पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, कैसे हो पाई गिरफ्तारी? बिल्कुल, देखिए 12 टीमें थी क्राइम ब्रांच की जो लगातार गुजरात में डेरा डाले हुए थी और इसके अलावा मुंबई में भी दबिश दी जा रही थी और लगातार जीतू सोनी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था और 1,60,000 का इनाम जो जीतू सोनी पर रखा गया था और पुलिस लगातार इनकी सर्चिंग में लगी हुई थी। बड़ी सफलता कही जाएगी पुलिस के लिए कि उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी 4 दिन पहले ही उसके भाई महेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लग रहा था कि अब जीतू सोनी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और मोस्ट वांटेड जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलनाथ सरकार के दौरान ऑपरेशन क्लीन के चलते जीतू सोनी पर तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे और उनके जो साम्राज्य था उसको निस्नाबूद कर दिया गया था। उनका जो प्रेस था, उनकी जो होटल्स थी, उनके जो बार थे, सबको गिरा दिया गया था। यहाँ तक कि उनके घर को भी जमीन में जमींदोज कर दिया गया था। ऐसे में जीतू सोनी गायब था और कई महीनों से पुलिस को इसकी तलाश थी और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और शाम 4 बजे इंदौर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में खुलासा करेगी। हाँ बिल्कुल, बड़ा खुलासा होने की उम्मीद नजर आ रही है। इसके अलावा और कई मामलों का खुलासा भी इसकी गिरफ्तारी के बाद अब होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से हाउसिंग बोर्ड के मकानों को बड़ी राहत मिली है। भूपेश बघेल सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस घटाई है। ईडब्ल्यूएस भवन के लिए 25,000 रुपये तय किए गए हैं। एलआईजी भवन के लिए 50,000 रुपये तय कर दिए गए हैं। घर खरीदारों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।